हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। लक्ष्मीकांत की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रीएम्बल के हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे और आज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए डिस्कस करने के लिए, जो इसके प्रोमिनेंट जो की टर्म्स हैं, आज हम डिकोड करेंगे द टर्म रिपब्लिक को। रिपब्लिक टर्म को डिकोड करेंगे, रिपब्लिक टर्म के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, डेमोक्रेटिक सरकारें हैं, जो भी हैं, हर प्रकार की सरकार जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी का फॉर्म अपने आप को देती है, उसको आप लोग दो मुख्य कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होती है मोनार्की, एक होती है रिपब्लिक। जैसे कि हम लोग ब्रिटेन को डेमोक्रेसी का नाम तो देते हैं कि ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, वहीं से हमने बहुत सारी चीज़ें बोरो भी करी हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर झलक ब्रिटेन के एक्ट्स की देखने को मिलती है, जिसमें से एक प्रमुख एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन के स्ट्रक्चर से बोरो करी, और वो बोरो करना इसलिए भी लाजमी था बिकॉज ज़्यादातर 200 साल का रूल का इम्पैक्ट हमें लगा कि हम जस्ट बिकॉज इनसे चिढ़ के, ईगो रख के, जो उनकी अच्छी बातें, ऐसा नहीं है कि हम उसे इग्नोर कर देंगे। अगर इनके किसी बात से हमारा देश का एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चल सकता है तो वाई नॉट टू एक्सेप्ट इट, वाई नॉट टू मिक्स इट, वाई नॉट टू इन्वाइट इट। तो हमने ब्रिटेन से बहुत कुछ बोरो करा, लेकिन जब बात यह आई कि अपने देश का रूप स्वरूप कैसा रखना है हमें, तब हमारे सामने दो प्रकार से क्वेश्चन थे। हमारे देश में भी बहुत सारे राजा महाराजा थे, हम चाहते तो किसी एक राजा को चुन लेते और बोल देते तुम्हारा खानदानी चलता रहेगा, तुम हेड ऑफ द स्टेट होगे, नॉमिनल हेड होगे, तुम सेरिमोनियल हेड होगे। हम उनको मोनार्की बोल सकते थे। तो क्या होता है मोनार्की, चलो आज समझते हैं। मोनार्की के अंदर क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, ब्रिटेन को डेमोक्रेटिक पॉलिटी का रूप बोला जाता है, इंडिया भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। इंडिया और ब्रिटेन दोनों के दोनों डेमोक्रेटिक पॉलिटी का रूप बखूबी तरीके से शेयर करते हैं, लेकिन एक को हम लोग बोलते हैं ये मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि इसको हम लोग बोलते हैं ये रिपब्लिक है। ये रिपब्लिक है, दोनों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सब कुछ है, लेकिन नेचर क्या पॉलिटी का, वो मोनार्की, हम रिपब्लिक। क्या होता है डिफरेंस? मोनार्की के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यूजली किंग भी हो सकता है, वो क्वीन भी हो सकती है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन में जो मोनार्किकल सिस्टम है, वहां पर क्वीन है, किंग भी पहले रह चुके हैं, जैसा कि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते रहते होगे, जैसा हम पढ़ेंगे। अभी क्वीन है, जैसे क्या नाम है उसका, क्वीन एलिजाबेथ टू। ठीक है, वो एक हेरिडिटरी पोजीशन एंजॉय करती है। हेरिडिटरी मतलब क्या होता है, खानदानी पोजीशन, खानदानी परंपरा से यहाँ पर क्या होता है कि एक जन कोई राजा या रानी, राजा या रानी बन के, फिर उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार वगैरह, एक खानदानी परंपरा से वो एक स्टेट के, कंट्री के, नेशन स्टेट के हेड बने जा रहे हैं। डेट इज वो ऑफिस में आते हैं एज द सेरिमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, सेरिमोनियल हेड ऑफ द कंट्री, या जिसको हम लोग हमारे देश में प्रेसिडेंट बोलते हैं। वो उस देश में बस प्रेसिडेंट टर्म यूज नहीं होता, लेकिन वो ना सक्सेशन से आ रहे हैं, एक खानदानी प्रक्रिया से आ रहे हैं कि अगर मेरे पिताजी अगर राजा थे इस देश के, तो ये श्योर शॉट है कि मैं राजा बनूंगा, फिर मेरे बच्चे राजा बनेंगे, फिर उनके बच्चे राजा बनेंगे, फिर उनके बच्चे बनेंगे। ये प्रक्रिया फॉलो होती है ब्रिटेन में। लेकिन दूसरे तौर पर अगर हम बात करें रिपब्लिक के बारे में, रिपब्लिक के अंदर क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो हमेशा इलेक्ट होता है लोगों के द्वारा एक फिक्स पीरियड के लिए, सक्सेशन से नहीं आता, हेरिडिटरी पोजीशन से नहीं आता, खानदानी परंपरा से नहीं आता। द्रौपदी मुर्मू जी रामनाथ कोविंद से कहीं से भी ताल्लुक रखती हैं क्या? उनकी कोई रिश्तेदार है, वाइफ है, कुछ भी है क्या, बताओ? या बेटी है उनकी? कोई लिंक नहीं है ना, कोई लिंक नहीं है। प्रतिभा पाटिल जी में और द्रौपदी मुर्मू जी में कोई वो है क्या, कोई लिंक है? एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद जी, द्रौपदी मुर्मू, इन सब में कोई लिंक है पूरा का पूरा? नहीं है। यहां पर हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करा जाता है। हाँ, इलेक्शन कैसे भी हो सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट इलेक्शंस भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी हो सकते हैं फिक्स पीरियड के लिए। एग्जांपल ये चीज फॉलो होती है यूएसए में। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशली प्रीएम्बल में जो हम टर्म यूज करते हैं रिपब्लिक, वो इंडिकेट ये करता है कि इंडिया में जो हेड होगा, ध्यान से सुनना,
इंडिया में जो हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो एक इलेक्टेड हेड होगा, ना कि हेरिडिटरी या फिर सक्सेशन से आया हुआ, खानदानी परंपरा से आया हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्टेड होगा, फिक्स पीरियड के लिए चुना जाएगा। कितना साल? फिक्स पीरियड कितना है? 5 साल के लिए चुना जाएगा। और जिसको हम लोग हमारे देश में कहेंगे, जैसे वो लोग मोनार्की को कहते हैं, किंग, क्वीन, कोई भी हो सकता है। रिपब्लिक को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जा सकता है। कहीं कोई स्टेट, नेशन स्टेट में वो प्रीमियर भी बोलते हैं प्रेसिडेंट को। हम लोग बोलते हैं, टर्म यूज करते हैं प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिमूवल नहीं कहते। याद रखना कि रिमूवल टर्म जो होता है प्रेसिडेंट के लिए, वो यूज नहीं होता। इसकी जगह में एक स्पेशल अंग्रेजी टर्म का इस्तेमाल करते हैं, इम्पीचमेंट। ठीक है। रिपब्लिक का मतलब लेकिन दो चीजें और होता है। ये जो हम चीज पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको पहले बताया था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कि ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं, बोथ प्रीलिम्स ओरिएंटेड एंड मेंस ओरिएंटेड टर्म्स हैं। कभी कभार आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन, जैसा कि स्टेट पीएससी करते हैं। स्टेट पीएससी का फॉर्मेट मेंस का मैं मानता हूँ काफी ज्यादा सिंपल होता है। लोग उसको क्लियर बस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऑन द स्पॉट नॉलेज रिकॉल नहीं होती, रिवीजन पावर थोड़ी सी लोगों की कम रह जाती है क्योंकि वो भागते हैं इधर उधर। ठीक है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है, दो चीजें और होता है रिपब्लिक का मतलब। एक तो आपने देखा कि हमारे देश में रिपब्लिक का मतलब एक फिक्स चीज ये होता है कि हमारे देश का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उसका नाम होगा प्रेसिडेंट। वो इलेक्शन से आएगा, ना कि हेरिडिटरी या सक्सेशन पोजीशन से। और वो एक फिक्स पीरियड के लिए करा जाता है 5 साल के लिए। अलग देशों में अलग अलग सालों की प्रक्रिया हो सकती है, हमने अपना रखा भाई साहब 5 साल। दो चीजें इसके अलावा और इंडिकेट होती हैं द टर्म रिपब्लिक से। एक, जर्नल वो बात कर रहा है कि रिपब्लिक वर्ड का जनरली दो मतलब और होते हैं। वन, हम लोग जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है देश की, के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आवाज होगी, जो भी कुछ कानूनी प्रक्रिया बनानी होगी, देश किस प्रकार से चलेगा, कानूनी व्यवस्था किस प्रकार से होगी, लॉज कैसे आएंगे, बिल्स कैसे आएंगे, इंप्लीमेंट कैसे होंगे, सरकार किस प्रकार से चुनी जाएगी, ये सारी चीजें पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो ना लोगों में इन्वेस्ट करी गई है, ना कि किसी एक सिंगल इंडिविजुअल में, लाइक किंग या फिर क्वीन। ये वाली बात दोस्तों आ सकती है। ऊपर ना रिपब्लिक का मतलब सब लोग, हर कोई जानता है, जो एक सीरियस एस्पिरेंट है वो हर कोई जानता है। लेकिन कभी कभार आपको ये लाइन आ जाए कि अगर देयर इज अ XYZ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड इन पीपल, दिस कंसेप्ट कैन बी नोन एज, तो आपको वो बड़ी सारी टर्म्स दे सकता है कि फ्रेटर्निटी कहेंगे, इसको हम लोग लिबर्टी कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, रिपब्लिक कहेंगे, क्या कहेंगे। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, वहां पर स्टक हो सकते हो कि यार रिपब्लिक का मतलब तो सिर्फ होता है कि एक देश का हेड ऑफ द स्टेट जो कि फिक्स पीरियड के लिए चुना गया हो और वो इलेक्शन से आया हो, ना कि किसी एक हेरिडिटरी पोजीशन से आया हो। नहीं, यहाँ पर दो मतलब जो और दे रखे हैं, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि देश की पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन्वेस्ट करी जाती है लोगों में, लोग सुप्रीम है, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग और क्वीन। रिपब्लिक में ऐसा होता है, मोनार्की में लेकिन अपोजिट हो जाता है, किंग और क्वीन इज द सुप्रीम। दूसरा, रिपब्लिक का मतलब एक और होता है कि कोई भी ना प्रिविलेज क्लास का कंसेप्ट नहीं होगा। देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास एंड हेंस सारे के सारे जो पब्लिक ऑफिस हैं हर एक सिटीजन के लिए वो ओपन है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इस देश में प्रेसिडेंट कौन कौन बन सकता है, जल्दी बताओ। एनी सिटीजन। प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है? IAS ऑफिसर कौन बन सकता है? DSP कौन बन सकता है? दिबांग दुबे। ठीक है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं जस्टिस की। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है जस्टिस। ऊपर वाला समझ में आ गया? पहले मुझे सबको ही बता दो जरा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? रागनी, कोई दिक्कत आई इसमें? किसी भी टर्म को समझना है फिर से? दूसरा वाला कंसेप्ट सबको समझ में आ गया, अमित वगैरह सबको, कि ये प्रिविलेज क्लास एब्सेंट होती है। कोई भी मतलब ऐसे ऊंचे दर्जे का लोग नहीं, इस पोजीशन पे, इस तख्त पे, देश के इस ओहदे पे सिर्फ हम बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा, ऐसा नहीं होगा हमारे देश में जहां रिपब्लिक वर्ड यूज हो गया। अच्छा, पता क्या होता है, सिर्फ टर्म यूज करने से कुछ नहीं होता। आप तो जानते ही हो, अभी तक तो आप इतने मैच्योर हो चुके हो, इतने सारे क्लासेस आप निकाल कर आए हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। सिर्फ टर्म यूज करने से कुछ नहीं होता। हम लोग, हमारे देश में एक स्पेशल चीज होती है, उन टर्म को बखूबी तरीके से निभाते हैं।
क्यों? क्योंकि हम लोग हर चीज फॉलो करते हैं रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, रूल ऑफ लॉ। इस वजह से जो चीज लिखी गई है वो मजाक में नहीं लिखी गई, आप उसको मजाकिया तौर पे नहीं ले सकते हो, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये चीज है। आगे जस्टिस, मैं आगे बढ़ूं फिर जल्दी बता दो सब लोग ये चीज, अगर रिपब्लिक समझ में आ गया तो ठीक है। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस का मतलब हिंदी में अगर मैं डालूं तो गूगल क्रोम पे डालूं जस्टिस मीनिंग इन हिंदी, क्या आएगा? गूगल क्या शो करेगा रिजल्ट मुझे? न्याय। जस्टिस का मतलब प्रियम्बल के अंदर ना जो हमें दे रखा है वो 3 प्रकार की जस्टिस हमें बताई गई है, 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस जो कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। एक सोशल जस्टिस, एक इकोनॉमिक जस्टिस और एक पॉलिटिकल जस्टिस। ये लोगों को दिया जाता है हमारे देश के अंदर, हमारी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप ये लोगों को दिया जाता है थ्रू वेरियस प्रोविजंस, जो कि स्पेशली लोगों को 2 ब्रह्मास्त्र दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपीस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अब ये तीनों प्रकार के जस्टिस होते ही क्या है? ये अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन है और प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन मेंस का क्वेश्चन है। आपको तीनों की डेफिनेशन कंटेस्ट यहां पे पता होनी चाहिए और यहां पर आपकी हेल्प हो जाएगी। पीएसआईआर में भी या कहीं पर भी आप लिखो, मीनिंग थोड़ी ना बदल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है। सोशल जस्टिस का यह मतलब होता है देश के हर एक नागरिक को इक्वल तरीके से ट्रीट करा जाएगा और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि तुम भाई साहब इस पर्टिकुलर कास्ट से हो, तुम्हारा रंग ऐसा, रूप ऐसा, तुम्हारी जड़ ऐसी, तुम्हारा धर्म ऐसा, तुम मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो। किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन विदाउट एनी किंतु परंतु हर किसी को इक्वल तरीके से ट्रीट करा जाएगा। यहां पर एक मतलब और होता है इक्वल तरीके से ट्रीट करने का। इक्वल तरीके से ट्रीट तो कर दिया, लेकिन प्रिविलेजेस जो भी होंगी या जो भी कोई एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट होगा वो भी एब्सेंट होगा। वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं दिया जाएगा। केक कटेगा तो सब में बटेगा, किसी एक में नहीं। और तीसरी चीज, हमें बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इंप्रूव करना है। इस चीज की तरफ भी हमारे देश में बात करी जाती है सोशल जस्टिस को बेस बनाकर। बैकवर्ड क्लासेस कौन सी? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी एंड बैकवर्ड क्लासेस के अलावा औरतें, इनको भी। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो एक ड्रीम है जो देखा जाता है कि सेक्सेस सेम तरीके से सेम वे में ट्रीट हो, तो वो चीज़ अभी भी रियलाइज नहीं है पूरा का पूरा गोल। ठीक है, जैसे अब अभी देख लो, अभी आपको लेटेस्ट चीज़ पता होगी ना, एनडीए में जो विमेन के लिए जो पोस्ट आई थी, अभी एक आपको पता होगा कि औरतें अभी उसमें अलाउड करी गई है, पहले नहीं होती थी, है ना। स्पेशली अब वॉरियर ग्रुप्स के अंदर औरतों को अभी ऐड करा गया, इससे पहले नहीं। बहुत सारे अदर नेशंस के अंदर देख लो, ड्राइविंग सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री ने अभी रिसेंटली अलाउ करा है, पहले से नहीं होता था। इवन हमने ये भी देखा था इस चैप्टर या प्रीवियस चैप्टर के अंदर, याद है कि जो यूनिवर्सल रेटेड सफरेज का जो कंसेप्ट है, इंडिया ने तो शुरू से दे दिया था। बड़ी सारी कंट्रीज जो अपने आपको क्लेम करती हैं कि हम बहुत ज़्यादा महान है, डेमोक्रेटिक हैं, वो है, उन्होंने बहुत बाद में दिया। याद है ना वो वाली चीज़? किसी किसी कंट्री तो यूरोपियन कंट्री ने हमारे बाद दिया जब हम दे चुके थे, देखा था ना, ये चीज़ है। इकोनॉमिक, हाँ, उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की। हमने अभी तक क्या कवर कर लिया है? पहला फॉर्म ऑफ जस्टिस जो कि प्रीएम्बल के अंदर लिखा गया सोशल जस्टिस। अब इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? इकोनॉमी से कुछ रिलेटेड होगा, कुछ इकोनॉमिक न्याय। ये डिनोट ये करता है, हमें ये बताता है देयर शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। ऐसा नहीं है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आप भाई साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, आप कल को आईएएस बनना चाहते हो, तो आपकी वेल्थ इतनी होनी चाहिए, आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, आपके पास इतने घर प्रॉपर्टी वगैरह होने चाहिए, आप किराए के मकान में नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे कल को पूछा जाए ना डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस क्या होता है, अभी आप देख लेना, थोड़े दिनों में बस आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, विजन में आईएएस बाबा या ओनली आईएएस कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कौन से 2 कंपोनेंट्स ऑफ जस्टिस से मिलकर बना है? बस आप एक थंब रूल याद रखना, सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस इज इक्वल टू द फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जब भी आपको एक क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, हाँ एक बात मैं बता देता हूं, पीएसआईआर में ऑफनली रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पीएसआईआर तो ऑब्वियसली बात है मेंस ओरिएंटेड ही होता है, प्रीलिम्स होता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ऑफनली रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर करना क्या होता है, मैं लोगों से बोलता हूँ अगर आपको अपने मार्क्स सिक्योर करने हैं ना, आप कुछ भी नहीं जानते, आपको कोई याद नहीं आ रहा वहाँ पर कोई थ्योरिस्ट वगैरह किसने दिया था, क्या दिया था,
आप अगर थोड़े 50% मार्क्स भी 60% मार्क्स भी उस क्वेश्चन के अंदर पाना चाहते हो, मैं उनसे बोलता हूँ सोशल जस्टिस को एक्सप्लेन कर आ जाओ, इकोनॉमिक जस्टिस को एक्सप्लेन कर आ जाओ, नीचे एक ये फॉर्मूला लिख कर आ जाओ कि सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, गेम ओवर। 60% मार्क्स पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या, कोई चीज मतलब आप समझ रहे हो डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करी जा रही है? सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर। बस बताओ। फिर पॉलिटिकल जस्टिस, नाम से पता लग रहा है कुछ पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे, कुछ पॉलिटिकल न्याय। ये इम्प्लाई ये करता है कि सारे सिटीजन्स के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होनी चाहिए, पब्लिक ऑफिसेस अगर उनको होल्ड कर रहे हैं इक्वल एक्सेस होना चाहिए, और सरकार बनाने में सबकी इक्वल आवाज होनी चाहिए। ये जो तीनों तरह के जस्टिस की बात हमने करी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इनकी इंस्पिरेशन ली गई है फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। इन सब फैक्ट्स को ना बच्चा समझ के आगे मत निकल जाया करो। मैं चाहता तो ये भी बोल सकता था आपसे ऊपर से पढ़ लो, हम सिर्फ जो जहाँ पर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है वहाँ कर देते हैं। यार होता क्या है कि मैं आपको सिर्फ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं करवा रहा हूँ, आप सबको स्टेट पीएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चन से बस गेम एलिमिनेशन और गेम इंक्लूजन की बातें होती हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो हर कोई जानता है, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, है ना। यहां पर तीन प्रकार की जो जस्टिस है, तीन प्रकार के जस्टिस वो रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। 1917 वाले दो फॉर्म ऑफ रशियन रेवोल्यूशन हुए थे 1917 वाले। ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत यहां तक बता दो जल्दी, कोई पूछना है? बी फ्रैंक, जल्दी बताओ फिर मैं आगे बढ़ू लिबर्टी पे। ठीक है, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब ये होता है, लिबर्टी का मतलब ये होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि लिबर्टी का मतलब क्या है? नॉर्मल भाषा में आज़ादी, एक तरीके से मेरी फ्रीडम, ऐसे ही बोल लूँ, लेकिन वो अलग बात है। बीइंग अ पीएसआर स्टूडेंट इतना ट्रेन कर दूंगा डैट आप किसी को 2500 वर्ड्स के ऊपर एक लेक्चर दे सकोगे कि फ्रीडम और लिबर्टी में डिफरेंस क्या होता है। ये मैं इतना ट्रेन कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए अब क्योंकि एकदम से पहले दिन से ही हम लोग प्रो लेवल का नहीं बनना चाह रहे हैं, हम आराम से पहले बात करते हैं इत्मीनान से माइक्रो लेवल पे। लिबर्टी का मतलब भाई साहब फ्रीडम, आज़ादी किसी भी इंडिविजुअल को, अभी ऐसा मान लेते हैं जीएस स्टूडेंट के तौर पर। भाई हमारा नहीं है अभी पीएसआई और ऑप्शनल, अभी हम ऐसा मान लेते हैं लिबर्टी इज इक्वल टू फ्रीडम, आज़ादी। आज़ादी किस चीज़ की? देयर इज एप्स। आज़ादी मैं कब आज़ाद होता हूँ बताओ? मैं कब कहूँगा कि मेरे माँ बाप मुझे आज़ादी देते नहीं देते? जब वो मेरे ऊपर ना बंदिशें ना लगाएं, बंदिशें मेरे ऊपर एब्सेंट हो, मेरे ऊपर मतलब मेरी सारी एक्टिविटीज के ऊपर। एट द सेम टाइम वो मुझे उतनी आज़ादी भी दे, एक तो बंदिशें न लगा रहे तो ठीक है, उतनी अपॉर्चुनिटीज और उतनी आज़ादी भी दे कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकूं। यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल अमित के पापा को नहीं पसंद कि अमित गाना गाता रहता है, रूम में प्रैक्टिस करता रहता है, उसको मैं तब कहूंगा कि अमित के पास लिबर्टी तब है कि अगर उसके रूम से गिटार की आवाज या फिर उसके सिंगिंग प्रैक्टिस की आवाज अगर आ रही है तो किसी को कोई घर में दिक्कत नहीं है। अमित डर डर के नहीं गा रहा है कि मम्मी बता देना जैसे ही पापा हैं बेल बजे तो मैं फटाफट गाना बंद कर दूंगा और ये सारी चीजें पैकअप कर दूंगा। मेरे घर वालों को अगर ऑनलाइन चीजें पसंद नहीं आनी, पढ़ाने पता नहीं कहाँ टाइम वेस्ट करता रहता है, कौन से यूट्यूब के लोगों को पता नहीं क्या क्या पढ़ाता रहता है, क्या कोर्स बेच रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है स्क्रीन के सामने, पता नहीं पेन चला रहा है, पागल तो नहीं हो गया कहीं, ये भूत प्रेत तो नहीं लग गया कि अपने आप ही स्क्रीन पे देखता देखता बातें करता जा रहा है। मान लो अगर ऐसी ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी के मेरे घर वाले हैं, ठीक है, तब मेरे ऊपर, और अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं मुझसे, इसका मतलब मेरे पास लिबर्टी नहीं है, क्योंकि वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने आप को डेवलप करने की। मैं भाई बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर सकता हूं अपने आप को ऐसे पढ़ाकर किसी को भी, चाहे भले कोई मेरे सामने फिजिकली बैठा हो चाहे ना बैठा हो। लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जा रही है, जैसे मैं अभी बुलंद आवाज में आराम से बोल रहा हूं मैं आप सबसे, ये चीज क्या कि मेरे पास लिबर्टी है क्योंकि रिस्ट्रेंट नहीं है, मेरे ऊपर कोई बंदिशें नहीं है। 1:30 2 बजे तक भी लेक्चर हम लोग कैरी करते हैं, सुबह भी करते हैं, कभी कभार दोपहर में भी करते हैं, और मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है अपने आप को डेवलप करने की। मुझे ये सब चीजें छुपाकर लैपटॉप, माइक, अपना पेन, टैबलेट, जो भी मैं लिख रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं, वो समझते हैं घर वाले। अपॉर्चुनिटी इतनी दे रखी कि भाई पढ़ा रहा है, कुछ कर ही रहा होगा, भूत प्रेत का साया नहीं लगा, मंजुलिका नहीं है हावी उसके ऊपर कि वो स्क्रीन की तरफ देखते देखते बेटा पागल हो गया तैयारी करते करते यूपीएससी की, गर्मी चढ़ गई है दिमाग के ऊपर, स्क्रीन की तरफ देखता देखता पता नहीं बेंजी क्या बोलता रहता, दिन भर खुश होता रहता अपने आप ही। ऐसा नहीं, लिबर्टी का मतलब ये होता है। ठीक है, अब मैंने ये सब बातें आपसे क्यों करी? क्योंकि लिबर्टी में ना पता है क्या होता है, रिस्ट्रेंट और जो अपॉर्चुनिटी, रिस्ट्रेंट का एक तो एब्सेंट होना और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। अपॉर्चुनिटीज ना
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज है, आपको पता है ना कि अपॉर्चुनिटी हर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। इवन उसमें एक वर्ड आता है, अगर आपने सुना हो ध्यान से, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मुझे अगर भजन कीर्तन सुनना पसंद है, मैं अगर हिंदू परिवार के अंदर भी बॉर्न हुआ हूं, मुझे लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्लीज लगता है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है नमाज सुनकर, या फिर बुद्धिस्ट चैंटिंग कर कर, या फिर दिगंबर जैन मंदिर जाकर, तो मुझे वो चीज की परमिशन होनी चाहिए। बिकॉज मैं अपने आप को इस मतलब मुझे स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी मिलकर मैं अपने आप को एक अपनी पर्सनैलिटी को निखार रहा हूं, डेवलप कर रहा हूं अपनी पर्सनैलिटी को। यानी ये सारे कंपोनेंट होते हैं लिबर्टी के अंदर। लेकिन अभी बताता हूं एक बात। प्रियम्बल जो है ना, हर एक सिटीजन के लिए सिक्योर करता है इंडिया के अंदर कि उसके उस बंदे के पास, जो भी हिंदुस्तान का एक नागरिक है, उसके पास आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। कैसे मिलती है मुझे मेरी लिबर्टी? इन सारी तरह की लिबर्टीज को कैसे एंजॉय कर सकता हूं? मौलिक अधिकार में ये चीज साफ दे रखी है। मौलिक अधिकार मेरे किसी ने वॉयलेट कर दिए तो नहीं कर सकता जी, कर दिए तो नहीं कर सकता। अरे भाई साहब कर दिए तो एनफोर्सेबल है भाई साहब, मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर कर देगा मेरे राइट्स को उनको, इन केस अगर उसका वॉयलेशन होता है तो। लिबर्टी जो जैसा प्रियम्बल में लिखा गया, जैसा कि बताया गया, लिबर्टी एज इलैबोरेटेड इन द प्रियम्बल, ये बहुत एसेंशियल है एक इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये वाली लाइन के ऊपर ना, ये वाली लाइन के ऊपर 15 मार्कर्स का मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। पता है क्यों? आप वर्ल्ड में आजकल कोई भी इंटरनेशनल न्यूज उठाकर देख लो, पिछले एक डिकेड से 10 साल से, हमारी जैसी कंट्रीज को देखकर ना दूसरी कंट्रीज ना एक ही चीज के पीछे पागल है। आप अक्सर अगर जब बीइंग अ पीएसआईआर ना, थोड़ा सा आपका लेवल हाई रहेगा आईआर को समझने में, आप पढ़ोगे मेरे साथ, हर कंट्री में ना आज तक जो भी मूवमेंट उठी है ना, जो भी मूवमेंट, इवन इंडिया में मैं जो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में मूवमेंट कराऊंगा, ठीक है, हर किसी की एक ही चीज है कि भैया हमें सांस दो, हमें लिबर्टी दो। चाइना की बड़ी सारी वीडियोस, नॉर्थ कोरिया की बात कर लो, चलो चाइना को नहीं मानना है तो, नॉर्थ कोरिया के अंदर इंसान किस चीज का भूखा है बताओ? क्या उसको महंगे कपड़े चाहिए? क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए नॉर्थ कोरिया के इंसान को? लिबर्टी तो चाहिए। जो किम, वो मोटा, वो भैंसे का बच्चा जो देखेगा वही मेरे को देखना पड़ेगा, जब वो रो रहा था मैं रोऊंगा, मेरे टीवी पे सारी चीजें बैन है, इंटरनेट नहीं आएगा, ये डोरेमोन शिनचैन नहीं आ सकता, चाइना के अंदर भी नहीं आता डोरेमोन शिनचैन। तो ये सारी चीजें बताओ ये क्या है? ये लिबर्टी कहां मिल रखी है? एक औरत अगर औरत के शरीर में पैदा हुई है तो उसने मतलब पाप कर दिया, जबकि मर्द हरामखोर ये नहीं समझते कि उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी कोई वजूद नहीं है। अगर इतना घमंड है, मार दो सारी औरतों को, सबकी सती प्रथा करवा दो, सबका सल्लेखना करवा दो, सबको जोहर करवा दो, और आपस में सेक्स करके कर लो बच्चे पैदा। एक दूसरे की वेजाइना डेवलप करो, कर लो बच्चे पैदा, करो दिन रात बच्चे पैदा, आपस में मर्दी मर्द सेक्स कर रहे हो रहे बच्चे पैदा। बता दो अगर ऐसा गॉड के प्रोसीजर को ऐसा चेंज कर सकते हो तो। लिबर्टी गल्फ कंट्रीज के अंदर औरतों की जीरो काइंड ऑफ, बुरका पहनना अलाउड है, गैर मर्द टच नहीं करेगा। अफगानिस्तान के अंदर जैसे तैसे लिबर्टी आना स्टार्ट हुई थी, लिबर्टी जैसे तैसे आना स्टार्ट हुई थी। अशरफ गानी थोड़ा सा आप उसको कह सकते हो एक थोड़ा सा राइटिस्ट प्रेसिडेंट था, वो थोड़ा सा बात करता था मॉडर्निटी की और उसकी। तालिबान की सत्ता दोबारा क्या कहते हैं हावी हुई, और वहां पर देख लो दोबारा टर्बुलेंस, कियस, फिर वही चीज़ है कि कोई गैर मर्द के साथ खड़ा नहीं हो सकता, कोई ट्यूशन नहीं जाएगी बिना अपने भाई के, बहुत सारी चीज़ें मतलब अलग अलग कंट्री में अलग अलग फॉर्म में प्रैक्टिस होती है। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ओनली अबाउट इस्लाम। इस्लाम की गलती नहीं होती यहाँ पर गलती होती है फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। इस प्रकार के क्वेश्चन ना आपको कभी कभार तंग करेंगे, उनकी टोन ना काफी ज्यादा रूड रहती है, वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं कि तुम बोलो इस धर्म पे, इस कम्युनिटी के खिलाफ, एग्रीकल्चर बिल्स आए तो तुम सरदारों के खिलाफ बोलो। आपको ऐसा नहीं करना, आपको उससे बचना, आपको एक सीधा रास्ता लेना है। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूं, प्रिया आवाज आ रही है, मैंने आपसे एक चीज पूछी थी अभी आज से कुछ महीनों पहले, कि अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि प्रिया 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद नहीं हुआ है, मैं बीइंग इंटरव्यूअर आपसे वो करने लगूं आर्ग्यू, तो आप क्या गाली देने लगोगे इंटरव्यूअर को? बताओ क्या कहोगे आप? है ना, आप कहोगे सर व्हाट यू आर सेइंग इट मे बी राइट, बट आई नो व्हाट आई एम सेइंग इट इज नॉट इनकरेक्ट। आप अपने ऊपर फेथ रखो, ठीक है?
तो बात करते हैं आगे। हाउएवर लिबर्टी का मतलब लेकिन ये नहीं होता, लिबर्टी आपको जब जैसे एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट का मतलब ये नहीं होता, बिकॉज आपको पता ना कोई भी राइट एब्सोल्यूट तो है नहीं। तो लिबर्टी को अगर एब्सोल्यूट कर देंगे तो ये वही वाली बात आ जाएगी, याद है वो एनसीईआरटी की लाइन, मेरा कैमरा मेरा फोन, कोई नहा रहा है मैं उसके बाथरूम में घुस के फोटो खींच रहा हूँ उसकी। वो कह रहा है दिपांग ये वो कह रहा है या कह रही है दिपांग ये क्या कर रहे हो, यार क्यों बुरा मान रही है, मेरा फोन है ना यार, तेरी फोटो खींच रहा हूं लेकिन फोन तो मेरा है ना। लिबर्टी का मतलब लाइसेंस नहीं होता कि टू डू व्हाट वन लाइक्स। और ये जो फोटो वाला ये जो बात कह रहा हूं मैं, रागिनी इन सबको पता है, बुरा मत मान जाना, एनसीईआरटी में 11th क्लास की लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो व्यूअर सुन रहे हैं आप लोग बुरा मान सकते हो, तुम्हें पूरा अधिकार है, तुमने कौन सा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर रखा जो तुम करवा चौथ की औरतों की तरह रूट हो गए, ठीक है। तुम तो फ्री फंड के प्रसाद खाने आ जाते हो ना यहाँ पे। तो वन हैज टू बी, मतलब ये जो लिबर्टी है इट हैज टू बी एंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको उन्हीं बंदिशों के साथ लिबर्टी एंजॉय करनी पड़ती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब गिवन है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस है आपकी लिबर्टी पर। इन ब्रीफ, लिबर्टी जो कि हमारे प्रीएम्बल या फिर फंडामेंटल राइट्स के अंदर दे रखी है वो एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब क्या है, देयर इज सम लिस्ट गिवन, this constitutes your liberty and these should not be enjoyed while saying that I am enjoying my liberty। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लिबर्टी जिस प्रकार से हमारे प्रियम्बल में और मौलिक अधिकारों में जो झलकती है वो एब्सोल्यूट नहीं है कि आप कुछ भी कर सको, बिकॉज वेन यू हैव फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो इसका मतलब फिर सामने वाला भी ऐसे ही एंजॉय करेगा। कल को इसकी वजह से आपकी फ्रीडम ही हैम्पर हो सकती है। मान लो आप ये कह रहे हो, जैसे बच्चे बातें नहीं करते, जब हम छोटे थे ऐसे बातें करते थे, यार मेरे पास इतनी पावर आ जाए मैं कहीं भी गाड़ी लेकर यहीं कोई ट्रैफिक लाइट नहीं मारनी मैंने, मैं जहाँ वहाँ जा सकूँ, मेरे पास एक बंदूक आ जाए मैं जहाँ वहाँ मार सकूँ, स्पाइडरमैन सुपरमैन वाली पावर आ जाए, किसी को भी उठाकर ले जाऊँ बिल्डिंग से फेंक दूँ, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें ये एब्सोल्यूट अगर हो भी ना, अगर आपको ऐसा लगता है चलो ठीक है कर लिया, फिर सामने वाला कल को अगर ये कहा कि मेरे पास बंदूक है मैं हर किसी को मारते, फिर टारगेट तो फिर कल को आप ही हो सकते हो। तो एब्सोल्यूट लिबर्टी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैसे एक लिबर्टी होता है। टीएच ग्रीन और जेएस मिल दो स्कॉलर्स थे, उन्होंने कंसेप्ट दिया था नेगेटिव लिबर्टी का और पॉजिटिव लिबर्टी का। जो 11th क्लास की एनसीईआरटी होती है ना दोस्तों, उसके अंदर एक पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक भी होती है, आपको बताओ 2 बुक्स होती है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल थ्योरी, उसके अंदर ये वाली बातें रखी होती है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। ये जो थ्योरी वाली बुक होती है ये पीएसआईआर का बेस बनाती है, आपका कितना परसेंट, 9% बेस बनाती है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कवर करने के लिए, वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थॉट को कवर करने आईपीटी और डब्ल्यूपीटी को। उसमें दे रखा नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। ये नेगेटिव लिबर्टी दिया था जेएस मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल, और पॉजिटिव लिबर्टी टीएच ग्रीन। टीएच की फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, मैं भूल रहा हूँ शायद से, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है। तो लिबर्टी जो कंसीव करी गई है प्रीएम्बल के अंदर और फंडामेंटल राइट्स के अंदर वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर लिबर्टी। जो आइडियल्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रीएम्बल में, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए, 1789 से लेकर 1919 तक जो चला था। यहाँ पर देखो जस्टिस 3 प्रकार के रशियन रेवोल्यूशन से दिख रहा है, ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये रशियन रेवोल्यूशन से लिए गए 3 प्रकार के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नीचे देखो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मुख्य किरदार कौन था, मुख्य किरदार कौन था, मुख्य बंदा कौन था, और मुसोलिनी कहां से आ गया यहां पर, वो तो इटली का था बेनिटो मुसोलिनी। लोग तो नहीं, वो बंदा कौन था, वो बंदा फ्रांस की हिस्ट्री में मुख्य बंदा वो कौन था जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आया, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ, कौन था वो, कोई नहीं नाम जानता। हाँ, नेपोलियन बोनापार्टे। क्या यार तुम लोग ना कटवाओगे मेरी। और नेपोलियन हारा कौन से युद्ध में, कौन से युद्ध में हारा था नेपोलियन,
हाँ भाई, स्टेट पीएससी वाले। कौन से युद्ध में? पता करके चलो, तुम बताओ ये मुझे, ये तुम बताना। वाटरलू के युद्ध में। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप मुझे ये बता दोगे कि ये वाटरलू है कहाँ पर, कहाँ युद्ध हुआ था ये, ठीक है? वाटरलू। आगे बात करें, ये चीज समझ में आ गई? तो बिस्मे पूछता है कि लिबर्टी को हमें बोलना कैसे होता है। बिस्मे नॉट ओनली लिबर्टी, any fundamental right, anything which is available to you in the form of right, not only fundamental but other legal rights also. Every right has to be enjoyed with certain limitation, because nothing is absolute in the constitution except article 20 and 21, right to life and personal liberty. But liberty वहां पर भी, जो पर्सनल लिबर्टी मतलब सांस लेना या वो करना, इमरजेंसी में आपको गोली नहीं मार देंगे कि वो बंदा घूम रहा है गोली मार दो उसे। लेकिन पॉइंट ये है, हर एक राइट एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है। देयर इज रिस्ट्रेंट, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होनी चाहिए, लेकिन ये ना एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है 100% एब्सेंट है, नहीं जी। फिर इसका मतलब ये है ना कि आपका फोन है तो आप किसी के मतलब बाथरूम में घुसते हो, उसके नहाते हुए फोटो खींच रहे हो, कल को फिर आप इंटरनेट में वायरल भी कर दोगे, फिर तो फिर सामने वाला पर्सन आपको गोली भी मार देगा, फिर तो उसे कोई बांध भी नहीं सकता, वो कभी जेल में भी नहीं रहेगा। हर चीज की लिबर्टी ना फिर तो यहां पर ये चीज है। हाँ अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ, आप और किसी का लिबर्टी ब्रीच नहीं कर सकते। एक बात और बता देता हूं, अगर कल को ऐसा होता है, माइक म्यूट कर लो यार सब लोग अपना एक बारी। अगर कल को ऐसा होता है कि लिबर्टी जो है सबको मिल जाए एब्सोल्यूट फॉर्म में, तो पता है आपको क्या लिखना होता है? आपको लिखना होता है अपने पेपर में, जीएस पेपर 2 एंड पीएसआईआर में, इट लीड्स टू एनार्की, जंगल रूल, जहां पर माइट बिकम्स अ राइट, एंड अल्टीमेटली नो वन इज एबल टू enjoy his or her bestowed rights, जो कि उसे मिले हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे लिखी जाती है वाली लाइन, ये वाली बात याद रखना। इफ लिबर्टी इज अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट इन नेचर, इट लीड्स टू जंगल रूल विच इज इन कॉमन पार्लेंस नोन एज एनार्की। वैसे मैं बताऊंगा फर्क पूरा, पीएसआईआर के स्टूडेंट होने के बाद तो इन सारे टर्म्स में फर्क जान जाओगे। जंगल रूल में क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, जंगल में किसका रूल होता है? यार तुम भी यार, कह रहा शेर का। जंगल में किसी का रूल नहीं होता यार, तुम वो उस वाली मेंटेलिटी। अरे सारे लोग यही बोलते हैं, कह रहा जंगल में शेर का रूल होता है। अरे जंगल में किसी का रूल नहीं होता, जंगल में एनार्की होता है। माइट विल बिकम्स द राइट, शेर को भी तो भगा देते हैं बड़े सारे गीदड़ अगर एक साथ मिल जाते हैं तो, ठीक है? नहीं, माइट बिकम्स द राइट मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो पावरफुल है ना वो सोचेगा मेरा राइट है, मेरा राइट है, मेरा राइट है। इस चक्कर में किसी का राइट नहीं रहता। लीड्स टू जंगल रूल, जंगल में शेर का रूल नहीं रहता है। मेंटेलिटी है, प्लीज ये मोगली और जंगल बुक से बाहर निकलो, ठीक है? यहाँ पर नो वन इज एबल टू एंजॉय हिज और हर बेस्टोड राइट्स, जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं।